गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक 3rd चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। 4th चैप्टर जो है उसका नाम है जलवायु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो 4th टॉपिक है जलवायु। और जलवायु का आज बेसिक परिचय पढ़ेंगे, कल से हम बुक के अनुसार आगे चलेंगे। लेकिन आज पहले हम समझते हैं जलवायु होती क्या है। अब तक हम 10th क्लास तक जो पढ़ते आ रहे थे उसमें जो शब्द आ रहा था एक मानसून, क्योंकि 10th क्लास तक अपने यही जलवायु जो है छोटे स्तर पर अपन इसको पढ़ते आ रहे थे मानसून। तो मानसून के बारे में अपन सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं कि मानसून होता क्या है। तो मानसून और अभी वर्तमान में अपन जो पढ़ेंगे वो है जलवायु। मानसून के बारे में अपन ने 9th क्लास में भी देखा, इससे छोटी क्लासों में भी इसके बारे में देखा था। 10th क्लास में भी ये इसका छोटा सा टॉपिक है। तो वो अपन धीरे धीरे अपन इस चीज़ों के बारे में जब समझेंगे कि मानसून क्या होता है, तो मानसून के बाद में जलवायु क्या होती है। और इससे एक अलावा एक शब्द और आता है, वो भी अपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मौसम। क्यों मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, तो इन्हीं सभी बेसिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी के बारे में आज हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मानसून क्या होता है। मानसून अपन किसको बोलते हैं, तो अपनी भौगोलिक की जो धरातल जो है उस धरातल की जो भौगोलिक दशाएँ होती हैं, उन भौगोलिक दशाओं में जैसे जैसे मानसून शब्द का अपन जब प्रयोग करते हैं तो जलवायु में क्या होता है, हवाओं की जो दिशा होती है उस दिशा के साथ जो परिवर्तन देखने को मिलता है। अपन जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, अपन देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये ऋतु परिवर्तन जो होता है। तो ये ऋतु परिवर्तन वाला जो सिस्टम है, यानी ये इसके साथ साथ हवाओं की दिशा के साथ साथ ये परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो मानसून है, ये जलवायु है, ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, हवाएं कहाँ से बनती है, वायु पवन तो होती है अपनी धरातल पर। तो उसी से संबंधित अपन एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है भारत, वो किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये अपने पृथ्वी का मानचित्र के आधार पर पृथ्वी का जो मानचित्र होता है, जिसमें अपन देखते हैं कि बीचों बीच क्या होती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। फिर एक इसके ऊपर होती है 23.5, इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तर। ये कौन सा हो गया, दक्षिण। ये कौन सा हो गया, पश्चिम। और ये हो गया पूर्व। जब अपन इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सी, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इधर भी अब यहाँ आपने ये भी पढ़ा है कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश देशांतरों के बारे में जब अपन ने पढ़ा है तो उसमें अपन देखते थे कि पृथ्वी के मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये पश्चिम और वो पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व बोलो या पूर्व से पश्चिम बोलो। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, ये कौन सी है, 23.5 डिग्री। तो इनको अपन बोलते हैं अक्षांश। तो पहले अपन दोनों परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि ये परिभाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे को याद होगी तभी आप आगे समझ पाएंगे। अक्षांश, पूर्व, पूरा लिखो इसमें, विश्व मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को। अब इनको काल्पनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने पृथ्वी के धरातल पर ऐसी अक्षांश रेखाएं कोई मौजूद नहीं होती है। ये केवल हम मानचित्र को के अध्ययन की दृष्टि से इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो विश्व के मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है उसके ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181। अब 181 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 + 1। ये देखो कैसे होता है 180 + 1, ये 0 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 से लेकर के यहाँ पे जो लास्ट वाली जो पॉइंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ से 0 से 1 स्टार्ट करते हैं तो ये 1, तो इधर भी 1, और यहाँ से 1 से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 90 डिग्री। अब इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश,
और इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाले जो क्षेत्र है, जो लाइनें हैं, उनको अपन बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। जैसे यहाँ पर 50 डिग्री एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर अपन ने लाइन खींची कर्क रेखा, जिसको अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। नीचे 23.5 डिग्री सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 90 ऊपर है, 90 नीचे। तो 90 और 90 कितने होते हैं? 180। और ये 0 डिग्री जो है ये भी एक अक्षांश है, तो इसको अपन प्लस करते हैं, तो 180 प्लस 1 बराबर 181। तो ये हमारे कुल अक्षांशों की संख्या हो गई। उसी प्रकार अपन बात करते हैं कि देशांतर भी होते हैं, लेकिन देशांतर और अक्षांश जो होते हैं ये इसको अपन 0 डिग्री मानते हैं। अब अक्षांश जो अपन ने देखे थे वो 0 से ऊपर 90 होते हैं, 0 से नीचे भी 90 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इसके बारे में अपन देखते हैं देशांतरों के बारे में, तो ये तो हो गया अक्षांश। अब देखते हैं देशांतर। तो देशांतर की अपन परिभाषा क्या देंगे? विश्व मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण, विश्व मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं, उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी के मानचित्र पर कुल देशांतर कितने हैं? कुल देशांतर जो है 360। अब यहाँ पे अंतर एक देखना कि अपन ने ये कितना किया, 180 प्लस 1, 90 ऊपर 90 नीचे। तो यहाँ पर भी बात वही आ जाती है कि इस 0 से अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये 1 और 1 से लेकर अपन कहाँ तक चलते हैं? 180 तक। इधर भी ये 1 और 1 से लेकर कहाँ तक चलते हैं? 180। ये तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। तो 360 प्लस 1 कितने होने चाहिए? 361। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? 360। यानी हमारी जो देशांतर है वो केवल कितने होते हैं? 360 ही होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन जैसे अपन ने अक्षांश देखे उसी प्रकार अगर इसको भी देखते हैं तो अपने कितने होने चाहिए? 361 होने चाहिए। लेकिन 361 नहीं होकर के ये 360 है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि 360 क्यों है। जैसे अपन मान लेते हैं अपन ने जो डिब्बा बनाया है, ये बॉक्स है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी एक कागज़ पर अपन प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, तो ये अपनी एक पृथ्वी का मानचित्र अपन इसको मान लेते हैं। ग्लोब को जब फ्लैट रूप में दर्शाते हैं तो अपन चौकोर रूप में दर्शाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे अपन ने ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, अब इन दोनों ध्रुव, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो हमारी पृथ्वी ऐसे तो है नहीं, हमारी पृथ्वी कैसे है? गोल ऐसे है। इसको जब अपन पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी गोल जो है वो कैसे है? ये पृथ्वी हो गई जैसे अपन बात करें, और ये क्या हो गई? ये पृथ्वी सेम वैसे जैसे उसमें। अब इसको अपन, हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार गोल है। तो इसको अपन जब फोल्ड करते हैं तो हमारी पृथ्वी की शेप माप इसको बनाते हैं, बन गई। यानी अपन ने इसको बात करें कि इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये 0 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री हो गई, 180 डिग्री हो। ध्यान से देखना है इसको। ये इसमें जैसे मैंने यहाँ पे रखा 0 डिग्री बीच में आ गया, ये 180 और ये 180, मैंने दोनों तरफ 180 लिखा था। यानी कुल देशांतरों की संख्या जो है इधर भी 180 और इधर भी 180 होती है। देशांतर लिखे। अब अपनी पृथ्वी को अपन अगर यहाँ पर अगर अक्षांशों की बात करें तो अगर इसको ऐसे फोल्ड करते तो ये वाली जो 90 वाली लाइन है, ये 90 वाली लाइन दोनों, ये 90 और ये 90, तो दोनों अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो दोनों एक जगह आती है। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे फोल्ड नहीं होकर के ऐसे फोल्ड होती है। यानी हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो ऐसे है। तो ये जो इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। अब ये दोनों ध्रुव तो कभी भी, ये तो दोनों मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, तो इसको अपन अलग अलग काउंट करते हैं। दूसरा ध्यान देने वाली बात ये है कि अपन जैसे देखते हैं ये एक 180 वाली जो लाइन है और इधर 180 वाली लाइन है, ये 180 हो गई और ये भी 180 वाली लाइन हो गई, ये 0 डिग्री बीच में हो गया। अब जब इसको अपन अपनी पृथ्वी के शेप में ले जाते हैं तो ये दोनों 180 वाली लाइन एक जगह आ गई। क्या दोनों 180 वाली लाइन एक जगह आ गई? बिल्कुल ठीक। इसके और इसके ठीक विपरीत पीछे की तरफ अगर इसको यहाँ पर रखते हैं
तो ये दोनों एक जगह आ गए, इसको सीधा करते हैं तो इसके ठीक विपरीत कौन सी है, 0 डिग्री। तो 180 के ठीक विपरीत साइड में कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। तो ये चीज़ तो अपने समझ में आ गई कि 0 डिग्री के ठीक विपरीत कौन सी 180 वाली होगी। अब अपन बात ये कर रहे थे कि वहाँ पर 360 क्यों है, 361 क्यों नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है कि अपन क्या है, मानचित्र में अध्ययन की दृष्टि से इधर अपन लिख देते 180 और यहाँ पर भी लिख देते 180, लेकिन अपनी धरातल पर या पृथ्वी के मानचित्र में ये जो 180 वाले दोनों, ये भी 180 और ये भी दोनों एक साइड, तो ये जब 180 वाले एक जगह मिलते हैं तो एक ही स्थान पर दो 180 वाली लाइन तो होगी नहीं। तो ये वाली जो लाइन है वो एक ही लाइन है 180। तो यहाँ से जब अपन इस मानचित्र को फोल्ड करते हैं तो ये 180 वाली लाइन और ये 180, चाहे आप ऐसे फोल्ड करो चाहे आप ऐसे फोल्ड करो, दोनों आएगी एक ही जगह, एक जगह आ गई। तो एक जगह आ गई तो इसका मतलब है कि अपने जो पृथ्वी का जो मानचित्र इस 0 डिग्री के ठीक विपरीत में 180 वाली जो लाइन है वो एक ही है। अब आप ये जैसे अपन बात करें, ये अपन ने ये सीधा रखा, ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से अपन ने पृथ्वी की तरह इसको फोल्ड किया और दोनों 180 को एक जगह लिए। अब इस 0 डिग्री से आप इधर से चलना स्टार्ट करते हो तो ये 180 पे पहुंच रहे हो, इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हो तभी उसी 180 पे पहुंच रहे हो। तो दोनों साइड से, तो ये अपन सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो 180 वाली जो लाइन अपन ने दो दिखा रखी है मानचित्र में, ये केवल दिखाने के लिए अपन वैसे लिख देते, बाकी ये 180 वाली लाइन एक ही होती है, दो नहीं होती है। तो इसको अपन काउंट कैसे करेंगे, ये 0 डिग्री को अपन अलग रख देते। अब यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ 180 पे पहुँच गए, ये तो 0 से यहाँ पर कितनी हो गई, ये 180, 0 डिग्री को इसमें जोड़ते हैं तो कितनी हो गई, 181। और फिर यहाँ से अपन इधर की ओर चलना स्टार्ट करते हैं तो इस 180 की जगह अपन इसी 180 पे निकलेंगे तो उधर कितनी आएगी, इसमें 179। तो इस इधर से एक तरफ तो 179 होगी और एक तरफ 180, यानी 180 वाली जो देशांतर रेखा है वो हमेशा एक ही होती है। तो एक होने के कारण अपन 0 डिग्री को जब उसमें इंक्लूड करते हैं, जब उसमें जोड़ते हैं तो 180 और 179 दोनों मिलाकर के तो कितनी हो गई 359, और 0 डिग्री को जैसे ही जोड़ते हैं तो हो जाती है 360, यानी 360 देशांतर हो जाते हैं। तो ये तो देशांतर अक्षांश वाली बात हो गई। अब अपन बात कर रहे थे कि जलवायु से संबंधित अपन जो बात कर रहे हैं, मानसून से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें इनका क्या योगदान होता है, क्या रोल होता है। तो उनमें इस रेखा का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ देशांतर को। फिर भी आप नोट करके रखें, ये अक्षांश और देशांतर की परिभाषा है, उनको आप ध्यान से नोट कर लें कॉपी के अंदर। अब अपन इस पे बात करते हैं अक्षांशों पर। जैसे अपन बात करें, ये हमारे एक ग्रह हो गया पृथ्वी और इसके पास में दूसरा ग्रह सूर्य, और सूर्य से क्या है, चारों तरफ क्या निकलता है, इससे एक आग फेंकता है ये, यानी इससे एक प्रकाश निकलता है और ये प्रकाश जो है इस प्रकार से पृथ्वी की तरफ भी बढ़ता है। अब आप देख रहे हो कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला जो हिस्सा है, जैसे अपन इसकी बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये वाला, यानी ये जो दूरी है सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान, सूर्य का तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ गिरेगा, इस भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पर। जैसे जैसे आप इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ती जाएगी तो ये तापमान की जो है दर भी वो क्या है, कम होती जाएगी। यहाँ पर अपन बात करें जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर है जून के महीने में, या किसी भी महीने में मान लो यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और जब आप ध्रुवों पर पहुँचोगे यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -10। तो ये तापमान की जो दर है धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे या इस रेखा से धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे तो सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ती जाने के कारण तापमान की जो दर है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लग जाती है। और ये प्रोसेस जो होती है, जैसे अपन इसको बांट के चलते हैं, एक लाइन अपन इसमें और खींचते हैं, ये 23.5 हो गई। अब 23.5 के बाद में एक लाइन और है 66.5 डिग्री, इसका नाम क्या दिया जाता है, ये आर्कटिक रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। हमारे अक्षांशों में महत्वपूर्ण जो अक्षांश होते हैं ये वही अक्षांश है। इधर भी 66.5 पे अपन देखते हैं, तो 66.5 वाले का नाम क्या है, अंटार्कटिक रेखा।
उसमें और इसमें केवल अंतर ये वो आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। ये तो ये दो इधर 4 और एक ये जो पूरे अक्षांश हैं, उन पूरे अक्षांशों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश होते हैं वो कौन से होते हैं? यही होते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती है। अब इनमें क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य का तापमान सबसे ज़्यादा गिरता है, तो इसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला भाग ये है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। जब इससे अपन इस कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? शीत प्लस उष्ण। शीतोष्ण, शीत ठंडा और गर्म दोनों का मिक्सचर होता है। और ये वाला जो भाग है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं शीत। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसको शीतोष्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके एक तरफ तो क्या है, ठंडा प्रदेश है और एक तरफ गर्म प्रदेश है। तो ठंडा और गर्म के बीच वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण। शीत का अर्थ ठंडा प्लस गर्म, दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत दोनों के मध्य वाला भाग है। सेम उसी प्रकार ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे शीतोष्ण और ये प्रदेश कहलाता है शीत। अब जब अपन बात कर रहे थे जलवायु, मानसून उसकी, तो यहाँ से इन क्षेत्रों से यदि कोई हवाएं गुजरेगी तो इस क्षेत्र से गुजरने वाली हवाएं कैसी होगी? गर्म होगी। और इन क्षेत्रों की तरफ इधर से हवाएं चलेगी वो ठंडी होगी, इधर से अगर कोई हवाएं चल रही है तो वो कैसी होगी? गर्म होगी। तो ये मानसून को परिवर्तित कर देती है। ये मानसून अपन पढ़ते आ रहे थे कि मानसून में क्या कहता है, ये हवाओं की दिशा के अनुसार मानसून क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे हवाओं की दिशा परिवर्तित होती है उसी प्रकार मानसून में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखने को मिले, ऐसी जलवायु जिसके अंतर्गत, जलवायु तो अलग है, जिसके अनुसार अपनी जो जलवायु है उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखने को मिले, उसी को अपन मानसून कह सकते हैं। अब अपन बात कर रहे थे कि ये शब्दों के बारे में, तो ये ध्यान से इसको समझना है, ये ध्यान रखना है। कर्क, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये उष्ण के जस्ट नीचे शीतोष्ण और शीत कटिबंध, ये सेम प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है थोड़ा। इसके आगे अपन देखते हैं मौसम और जलवायु जो शब्द है, उस मौसम और जलवायु दोनों शब्दों में क्या अंतर है मौसम और जलवायु में, तो वो चीज़ अपन देखते हैं। अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को इन शब्दों को समझना बहुत ही आवश्यक है। मानसून तो अपनी समझ में आ गया कि जलवायु की दशाओं में ऋतु परिवर्तन के साथ जिस प्रकार से अपन परिवर्तन देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन हो, वो मानसून कहलाता है। उसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, इन दोनों में महत्वपूर्ण जो अंतर देखते हैं अपन, तो इसमें मौसम जो है, अब इसकी परिभाषा अगर कैसे देंगे अपन, यानी मौसम पर्यावरणीय अल्पकालीन दशाओं को, अल्पकालीन का अर्थ क्या होता है? कम समय। पर्यावरणीय अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब जैसे कि ये तो लैंग्वेज हो गई, लेकिन अपन सीधे शब्दों में अगर इसको समझें कि मौसम जो है वो मौसम होता क्या है, तो मौसम के बारे में अपन बात करें कि मौसम जैसे अपन दिन में या अल्पकाल, इसका कोई ये सेकंड में परिवर्तित हो सकता है। मौसम का परिवर्तन का कोई टाइमिंग नहीं होता, ये अल्पकाल होता है कुछ समय के लिए। जैसे अपन बाहर की तरफ देखते हैं अपने घर से बाहर, या कई बार बाहर जाते हैं तो अपन देखते हैं कि थोड़ी देर पहले छाँव थी और उसके बाद में थोड़ी देर बाद धूप हो जाती है। कुछ सेकंड में धूप, कुछ सेकंड में छाँव हो जाती है। कई बार धूप होती है और बारिश होती रहती है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन अपन देखते हैं ये अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए होते हैं। कि कई बार क्या होता है, मानसून ऊपर से गुजर रहा है और वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, उसका कुछ पानी पिघलता है और गिर जाता है। मानसून हवा के साथ आगे निकल जाता है, वो केवल कुछ मात्रा में वहाँ पर क्या करता है, जल गिरा देता है। ये तो बड़ी चीज़ होगी। इसके अलावा धूप छाँव, थोड़ी देर में धूप हो जाती है, थोड़ी देर में छाँव हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ठीक इसके विपरीत जलवायु। अब इस अल्पकालीन की जगह क्या कर दो,
पर्यावरणीय दशाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब पर्यावरण में ये जो परिवर्तन है जलवायु कहते हैं। अब ये जो जलवायु वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो सकता है 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में, इस प्रकार से एक लंबी अवधि के बाद में इसमें परिवर्तन होता है। इस कारण इसको दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को अपन जलवायु बोलते हैं। अब कैसे परिवर्तन होता है आप अनुमान लगा सकते हो कि आज से अपन बात करें, अभी चल रहा है 2020, हम बात करें 1950 की, कितने वर्ष हो गए? 70 वर्ष। आप 70 वर्ष की छोड़ो, इसके अलावा अपन बात करें 1980, तो 1980 से लेकर 2020 तक, तो आज अपन वर्तमान में 2020 में जब देखते हैं कि अपना हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। 2020 में जून के महीने का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। 1980 में यही जो चीज़ है, ये जैसे अपन बात करें हाईएस्ट, तो यहाँ पर जून के महीने का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 45 की जगह आप 48 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ करता था। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि 3 डिग्री का अंतराल, इतने से वर्षों में 3 डिग्री कि हमारी जो दशाएँ हैं उन दशाओं में 3 डिग्री टेम्परेचर हाई हो चुका है। तो एक लंबी अवधि के बाद में ये जो परिवर्तन होता है, ये एक लंबी अवधि के बाद में होता है। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन किस में शामिल करते हैं? जलवायु में शामिल करते हैं। जलवायु उसी को कहेंगे जिसमें दीर्घकालिक परिवर्तन हो, एक लंबी अवधि के बाद में परिवर्तन होता है, तो उसको अपन जलवायु कहेंगे। तो आप मौसम और जलवायु, इस चैप्टर को आपको पहले तो ध्यान से रीड करना है, और रीड करने के बाद नेक्स्ट अपन कल जब इसको स्टार्ट करेंगे तब आपको इसको पूरे को एक बार स्टार्टिंग के 1-2 पेज है उनको आप 1 से 2 बार रीड कर ले, ताकि वो ढंग से आपके समझ में आ जाए। ये आज अपन ने बेसिक बात की है केवल कि जलवायु और मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है। तो मानसून जो जलवायु होती है, उस जलवायु में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। तो मानसून से आगे अपन कहाँ पहुँच चुके हैं? जलवायु। अब आप एक सिंपल सा शब्द और समझ सकते हो, जलवायु। आप जब इसका नाम लेते हो, क्या शब्द है? जलवायु। जलवायु। आप इससे भी इसका अर्थ निकाल सकते हो। आप ये बोल सकते हो, दोनों को अलग अलग करोगे तो जल, आप ये बोल सकते हो जल में वायु की मात्रा। अब ये चीज़ तो क्या है, थोड़ी अटपटी लगती है, जल में वायु की मात्रा। अब ये अपने को अटपटी लगती है, तो इसके विपरीत अपन बोल सकते हैं कि वायु में जल की मात्रा। वायु में जल की मात्रा जलवायु कहलाती है। वायु में जल की मात्रा, सीधी सी बात है। अपन कई बार देखते हैं कि अपन कहीं किसी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं और उसके आसपास कोई तालाब है या कोई बड़ा सरोवर है जिसमें पानी भरा रहता है, और उसके पास से जैसे ही गुजरते हैं तो वहाँ पर जाते हैं अपने को ठंडी ठंडी हवा लगना प्रारंभ हो जाती है। कई बार अपन मरुस्थल में जाते हैं और वहाँ से हवा चलती है तो इतनी गर्म होती है। तो इसका कारण क्या है? तो ये जो परिवर्तन है ये किसके कारण होते हैं? अपन थोड़ी देर बरसात होती है, अभी बारिश, अभी वर्तमान थोड़ी देर पहले अपन देखे बारिश हो रही थी, तो इस बारिश वाली जो सिस्टम है, ऋतु परिवर्तन वाला जो सिस्टम है, ये एक लंबी अवधि, अब इसमें क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे अपन मान के चलते हैं अपने भारत के अंदर 15 जून मानसून का आगमन 15 जून मानते हैं। अब ये कई वर्षों तक तो सही सेम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ और ये 15 की जगह पहुंच गया 25 जून। अब ये परिवर्तन 1-2 सालों के अंदर नहीं हुआ है, एक लंबी अवधि के बाद में ये परिवर्तन अपने को देखने को मिला है कि ये जो है दिन की अवधि जो थी 15 जून के आसपास अपने मौसम कई, अभी वर्तमान में अगर बात करें अपन तो वर्तमान में तो अनियमित और अनिश्चित है। हमारा जो मौसम जलवायु जो है वो अनियमित और अनिश्चित है। अनियमित तो इसलिए कहते हैं कि इसके कोई आने का कोई नियम नहीं है। अनिश्चित इसके बारिश होना स्टार्ट हो जाए तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और नहीं हो तो सूखा रह जाए। तो ये ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है, ये सारी जलवायु के अंतर्गत अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इसको ध्यान से अपने को समझना है। तो ये जलवायु वाला जो टॉपिक है इसको बड़े ध्यान से आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद हम कल इसको स्टार्ट करेंगे बुक के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।